तो अब चले आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे। ये क्वेश्चन क्या कहता है? ये क्वेश्चन कहता है टू पार्टिकल्स मूव इन ए यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड विथ एन एक्सेलरेशन g, right? At the initial moment, the particles were located at one point and moved with velocities v1 and v2 horizontally in opposite direction. नोट कीजिए, ये अपोजिट डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टली इनिशियली कितने की वेलोसिटी से? ये v1 और ये v2। वैल्यू कितना है छोड़ दो फिलहाल, अभी केवल फंडे पे ध्यान दो। आगे क्या कहता है? आगे कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स एट द मोमेंट व्हेन देयर वेलोसिटी वेक्टर्स, देखिए जब उनके वेलोसिटी वेक्टर्स क्या हो जाते हैं? बिकम म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। देखिए इसको भी करने के लिए है ना, हम दो तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। तो जो सिंपल और स्मार्ट मेथड है वो हम करेंगे, और बाकी दूसरे मेथड के बारे में हम आपको जैसे एज यूजुअल जो हिंट देते हैं, हिंट देंगे, आप ट्राई करेंगे घर पे। अगर नहीं होता है तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए इसमें क्या कह रहा है कि चलो भाई एक काम करते हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट है ना, ये पॉइंट है। इस पॉइंट पर हमारे दोनों पार्टिकल लोकेटेड थे। कब? टाइम t इक्वल्स टू 0 पर। अब इसमें से एक पार्टिकल इधर की तरफ हॉरिजॉन्टली v1 के वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट किया, और दूसरा पार्टिकल इधर की तरफ v2 के वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर दिया हॉरिजॉन्टली, राइट? अब एक्सेलरेशन ऑलरेडी हमारे पास दे रखा है कि ये फील्ड है जो एक्सेलरेशन g प्रोड्यूस करता है। बहुत अच्छी बात। तो मैंने इस डायरेक्शन में g को ले लिया। अब ज़रा ध्यान दो, जब ये दोनों पार्टिकल की वेलोसिटीज एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएगी तो वो टाइम मोमेंट क्या होगा पहले वो निकालते हैं। तो हमने मान लिया, लेट कर लिया, लेट t बी द टाइम इंस्टेंट व्हेन velocity vectors become perpendicular to each other। बहुत आसान है ये, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो भाई एक चीज़ देख लो कि पहले वाले का जो वेलोसिटी होगा इस मोमेंट पर, उसको हमने v1 डैश से डिनोट कर दिया। ये हो जाएगा v1 प्लस वेक्टर g t हो जाएगा। और दूसरे का कितना हो जाएगा? दूसरे का हो जाएगा v2 डैश इक्वल्स टू v2 प्लस g t। इतना हो गया। दूसरी बात यह है कि दोनों अब इस मोमेंट पर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, तो डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो कितना आ जाएगा वैल्यू? डॉट प्रोडक्ट पे 0 आ जाएगा। तो v1 है ना, v1 डैश डॉट v2 डैश इक्वल्स टू 0 हो जाना चाहिए। अच्छा, इससे हमने सॉल्व किया, जब इससे जब हमने सॉल्व किया तो देखिए क्या हुआ, ये तो 0 था। जब आप इसका डॉट इससे कराएंगे तो ये होगा आपका 0 इक्वल्स टू ये v1 डॉट v2 प्लस v1 डॉट g कितना हो जाएगा? वो तो 0 हो जाएगा क्योंकि g डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और v जो है हॉरिजॉन्टल है, बीच का एंगल 90 डिग्री, तो वो 0 हो गया। ठीक उसी तरीके से जब आप इससे कराएंगे डॉट इसका, तो आपका आ जाएगा वो भी 0 हो जाए, सॉरी वो 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा g डॉट g t स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन पे फिर से जाओ। इसमें कहा कि अगर v1 इस डायरेक्शन में है तो v2 इस डायरेक्शन में है, मतलब मैं अगर इनका डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू लिखूंगा तो सिंपली लिखूंगा v1 v2 और ये माइनस के साथ, क्योंकि बीच का एंगल 180 डिग्री हो गया। अच्छा, ये हो जाएगा g डॉट g मतलब g स्क्वायर, ये t स्क्वायर, ये 0। तो यहाँ से मेरा t आ गया, t कितना आ गया? t आ गया v1 v2 बाई g स्क्वायर का रूट, t आ गया। अब हमारा स्मार्टनेस यहाँ से स्टार्ट होता है। मैं कहता हूँ कि अगर मैं पहले पार्टिकल को अपना रेफरेंस फ्रेम मान लेता हूँ, मतलब रेफरेंस फ्रेम का कोऑर्डिनेट सिस्टम मैं अपने पहले पार्टिकल पर अटैच कर देता हूँ, और बिल्कुल प्रैक्टिकल भाषा में समझिए कि हम उसके ऊपर बैठ गए। तो जब हम बैठ जाएंगे तो दूसरा वाला पार्टिकल हमसे
v1 प्लस v2 की स्पीड से एक स्ट्रेट लाइन में दूर जाता हुआ, है ना, हमको महसूस होगा। वो इसलिए एक ही डायरेक्शन में एक फिक्स्ड स्पीड से मूव कर रहा है, क्योंकि मेरा फ्रेम अब नॉन इनर्शियल हो जाएगा। तो अगर नॉन इनर्शियल हो गया तो मैं एक काम करता हूँ, पर ये देखता हूँ कि दूसरा वाला जो पार्टिकल है उस पर कितने फोर्स लग रहे हैं। तो देखो बेटा, एक फोर्स तो लगेगा ही इसका mg, जहाँ m इसका मास है, और चूंकि फ्रेम भी g के ही एक्सेलरेशन से नीचे गिर रहा होगा तो एक सूडो फोर्स इस पे लगेगा, और ये सूडो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, ये mg के बराबर। तो नेट फोर्स इस पे 0 हो गया। इट मीन्स कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंगली इस पार्टिकल को स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट स्पीड से मूव करना है। और स्पीड हमारा कितना हो जाएगा फिर, तो ये जो स्पीड हो जाएगा हमारा, जगह कम हो गया, स्पीड जो हो जाएगा, स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा मॉड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो ये तो हम बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं v1 प्लस v2, क्योंकि एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। अब आप क्या करोगे, टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे, सीधी सी बात। तो जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है ये हो जाएगा v1 प्लस v2 मल्टीप्लाइड बाई टाइम, और टाइम हो गया आपका रूट v1 v2 और नीचे हो गया आपका g। तो ये आपका आंसर निकल गया। ठीक है। दूसरा जो हमने कहा था कि हम आपको हिंट देंगे दूसरे मेथड के बारे में, तो उसमें बेटा आपको क्या करना है कि अपना जो फ्रेम है, जो अभी आपने पहले पार्टिकल को फ्रेम ले लिया था, उस वक्त आप अपने फ्रेम को ग्राउंड से अटैच मान लीजिए। बहुत लंबा होगा, हालांकि आंसर तो बिल्कुल आसान है, निकल जाएगा, लेकिन बहुत लंबा होगा। आप ट्राई करो, अगर उसमें कुछ नया सीख पाते हो तो मुझे बताना। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चंस पे।